Hello student, very good morning, very good afternoon and very good evening to you whenever you are watching me. स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग नए चैप्टर की बिगिनिंग करने वाले हैं और चैप्टर हमारा होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में जनरली हम कार्बन से रिलेटेड बातें करेंगे और इससे बनने वाले कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन कार्बन से बनने वाले कंपाउंड्स को डिस्कशन से पहले और कार्बन में किस तरीके की बॉन्डिंग होती है इसको डिस्कस करने से पहले हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कार्बन की, कि कार्बन कैसा एलिमेंट है, कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। इसके बाद हम इस चैप्टर के आगे बिगिनिंग लेंगे। तो चलिए सबसे पहले कार्बन की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो अगर हम कार्बन के लिए बात करें तो सबसे पहले कि हम कहें कि सिंबल, कार्बन का जो सिंबल होता है, सिंबल मीन्स कार्बन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, कार्बन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सिंबल होता है कार्बन का C। ठीक है, वहीं पर अगर कार्बन के लिए बात करें तो एटॉमिक नंबर, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। वहीं पर अगर कार्बन की मास नंबर की बात करें तो मास नंबर होता है कार्बन का कितना 12। और वहीं पर अगर मैं कार्बन के लिए वैलेंसी की बात करता हूँ तो वैलेंसी होती है यहाँ पर कार्बन की 4। आइसोटॉप्स के केस में जब हम बात करते हैं कार्बन के स्टूडेंट तो आइसोटॉप्स होते हैं कार्बन के 3, और वो कौन से 6C12, 6C13, 6C12, 6C13 और एक होता है 6C14। और ये जो 6C14 होता है बच्चों, ये नेचर में कैसा होता है, ये होता है रेडियो एक्टिव। क्या होता है रेडियो एक्टिव तो मैं आपको बताऊंगा अभी रेडियो एक्टिविटी किसे बोलते हैं। और ये रेडियो एक्टिव होता है नेचर में, और रेडियो एक्टिव होने के बाद इसका यूज़ किया जाता है कार्बन डेटिंग में। कार्बन डेटिंग क्या होती है ये भी डिस्कशन में अभी लाएंगे। ठीक है, तो आइसोटॉप्स, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। आइसोटॉप बेसिकली आपको पता है कि वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट होता है वो आइसोटॉप्स होते हैं। तो कार्बन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, यानी नेचर में कार्बन 3 आइसोट्रॉपिक फॉर्म में रहता है, 6C12, 6C13 और 6C14। अभी जो 6C14 होता है ये नेचर में कैसा होता है स्टूडेंट, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव नेचर, रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। तो रेडियो एक्टिव का मतलब होता है कि जब कोई एलिमेंट क्या करे, कोई एलिमेंट अपने आप अपने अंदर से कुछ स्पेशल तरीके की वेव्स निकाले। यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं जो अपने आप अपने अंदर से एक स्पेशल तरीके का इमिशन करते हैं और उसको बोला जाता है रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के अंदर से स्पेशल तरीके का इमिशन होता है और वो क्या होता है, इसमें 3 तरीके की वेव्स निकलती हैं। एक को बोलते हैं हम अल्फा रेज, दूसरे तरीके की वेव्स निकलती हैं उनको बोलते हैं हम बीटा रेज, और तीसरी होती हैं वो निकलती हैं गामा रेज। मीन्स वो सब्सटेंस जो नेचुरली अपने आप क्या निकाले, 3 तरीके का रेडिएशन इमिट करे। और वो रेडिएशन क्या होगा, किस फॉर्म में, अल्फा रेज की फॉर्म में, बीटा रेज की फॉर्म में और गामा रेज की फॉर्म में। तो उस सब्सटेंस को बोला जाता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो आपकी पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें तो आपके एलिमेंट्स में जो एफ ब्लॉक है, अगर आप अपनी पीरियोडिक टेबल का डिज़ाइन देखें तो नीचे की ओर जो एलिमेंट है मैक्सिमम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। जैसे बहुत फेमस रेडियो एक्टिव कौन सा होता है, यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम क्या होता है, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ये जो है कार्बन का ये जो 3rd आइसोटोप है ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है और इसका यूज़ किया जाता है कार्बन डेटिंग में। बच्चों कार्बन डेटिंग क्या होती है, तो कार्बन डेटिंग का मतलब होता है कि जब हमें या जो साइंटिस्ट को जब धरती से कुछ दबा हुआ चीज़ मिलता है, बहुत पुराना चीज़ मिलता है, जिसे हम बोलते हैं पुरातत्व विभाग, तो वो जब नीचे से सपोज करो कोई खुदाई हुई और वहाँ से कोई बड़ी सी हड्डी निकली या डायनासोर का मुंह निकल आया या कुछ भी निकल आया, धरती से बहुत सालों पुरानी कोई चीज़ निकल आई, तो एक्चुअल में उसकी एज फाइंड करने के लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उसमें क्या यूज़ होता है, कार्बन 12। तो उसे बोलते हैं कार्बन डेटिंग। तो किसी सब्सटेंस की एज फाइंड करने के लिए, किसी बहुत पुराने सब्सटेंस की एज फाइंड करने के लिए इस कार्बन के आइसोटॉप का यूज़ किया जाता है और वो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग बोलते हैं। वहीं पर आइसोटॉप्स यानी पहला हो गया सिंबल, दूसरा हमने बात कर ली एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वैलेंसी की भी बात कर ली आपसे, आइसोटॉप्स की बात कर ली। उसके बाद बारी आती है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की जब बात होती है तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। एक होता है डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट और तीसरा होता है बकमिंस्टर फुलरेंस। तो ये क्या होते हैं, कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं। मैं लास्ट और अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी एलोट्रॉप्स के बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ कि वो सब्सटेंसेस जिनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हैं या नेचर ऑफ पार्टिकल्स सेम होता है बट फिजिकल यानी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, वो क्या कहलाते हैं, एलोट्रॉप्स। यानी एलोट्रॉप्स का मतलब है केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब डायमंड किससे मिलकर बना है, कार्बन से, ग्रेफाइट किससे मिलकर बना है, कार्बन से,
एलोट्रॉप किससे मिलकर बना है? कार्बन से। ये जो है बकमिस्टर फुलरेंस किससे मिलकर बना है? कार्बन से। तीनों ही कार्बन से मिलकर बने हैं। लेकिन आपने ग्रेफाइट देखी है पेंसिल की लिड में कैसी होती है? पेंसिल के बीच में देखा ना कैसा होता है? ब्लैक कलर का। वहीं डायमंड कैसा होता है? शाइनी होता है। बकमिस्टर फुलरेंस के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो ऐसा क्यों? जब ये तीनों कार्बन से मिलकर बने हैं तो ऐसा क्यों? तो इनमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इरेगुलर होता है। इरेगुलर मीन्स सेम नहीं होता है। यहाँ पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, कार्बन के पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किसी और वे में होता है, यहाँ कुछ किसी और वे में होता है, और यहाँ किसी और वे में होता है। यानी बॉन्डिंग डिफरेंट होती है, और बॉन्डिंग डिफरेंट पैटर्न पर होती है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट आती है। कौन सी? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन अगर हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ काउंट करें तो ऑलमोस्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या आती हैं? सिमिलर आती हैं। तो वो सब्सटेंस जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट और केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होते हैं और वो एक ही पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? एलोट्रॉप्स। ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं? एलोट्रॉप्स। और किसके एलोट्रॉप्स हैं? कार्बन के। तो कार्बन की बेसिक जानकारी ये हो गई कि कार्बन का एटॉमिक नंबर, कार्बन का रिप्रेजेंटेशन C होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कार्बन का मास नंबर 12 होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, आइसोटॉप्स 3 कार्बन के आइसोटॉप्स होते हैं, 6C12, 6C13 और 6C14। थर्ड जो कार्बन का आइसोटॉप होता है वो रेडियो एक्टिव नेचर का होता है और जिसका यूज़ कार्बन डेटिंग में किया जाता है। वहीं पर एलोट्रॉप्स, कार्बन के एलोट्रॉप्स भी होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलरेंस। तो इस तरीके से ये तो हुआ कार्बन का बेसिक। अब कार्बन से के बेसिक के बाद हम आगे बात करें तो कार्बन की बेसिक जानकारी थोड़ी सी और लेते हैं, क्योंकि जब हमें एक्चुअल में कंप्लीट चैप्टर का नाम ही कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है तो हमें कार्बन की कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, तभी हम कार्बन से आगे की बातें कर पाएंगे। तो मैं अगला जो कार्बन के लिए बात कर रहा हूँ वो क्या बात कर रहा हूँ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो आपको पता है कार्बन के अंदर कितना एटॉमिक नंबर है? 6 एटॉमिक नंबर है, तो इसका मतलब कार्बन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6। तो फर्स्ट शेल यानी के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2। वहीं एल शेल में कितने होंगे? 4। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं कार्बन का तो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट शेल होगी जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और सेकंड शेल होगी जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4 होंगे। ठीक है, जिसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे? के शेल। इसको क्या बोलेंगे? एल शेल। तो इस तरीके से ये होगा। इसके बाद अगर मैं अगली प्रॉपर्टी की बात करूं कार्बन की बेसिक, तो हम कहेंगे द अर्थ हैज़ 0.02% कार्बन। द अर्थ हैज़ 0 to 0% in the form of minerals as carbonates, bicarbonates, coal and petroleum। मीन्स इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? इसका मतलब है कि कार्बन अर्थ क्रस्ट पर कार्बन देखिए कितने कम अमाउंट में है, 0.02% में है, और 0 to 0% में कैसे? मिनरल की फॉर्म में है। अब ये मिनरल किस फॉर्म में मिलते हैं? मेटल के कार्बोनेट्स की फॉर्म में, मेटल के बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में, कोल की फॉर्म में जिसे हम कोयला बोल देते हैं, और पेट्रोलियम जो भी है ईंधन, जितने भी ईंधन है हमारे, केरोसिन ऑयल है हमारा, हम कहें कि पेट्रोल है, डीजल है, उसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है। अर्थ क्रस्ट पर इतना है कार्बन। वहीं पर कार्बन से आगे अगर मैं एक पॉइंट और लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 0.33% ऑफ कार्बन present in the form of CO2 which is most important गैस। ठीक है, क्या होता है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बन को काउंट करें तो पूरे अर्थ पर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बन कितना परसेंट है? 0.03% कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, वहीं पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि कार्बन एक्चुअल में है क्या? मेटल या नॉन मेटल? तो कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। तो स्टूडेंट ये सारी बातें क्या थी? ये इंट्रोडक्शन था कार्बन का। ठीक है, आप एक बार और देख लीजिए। कार्बन का इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने कवर कर लिया। कार्बन सिंबल C होता है, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, वैलेंसी 4, आइसोटॉप्स 3 होते हैं, एलोट्रॉप्स भी 3 होते हैं। और कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन ये होता है 0.02% कार्बन मिनरल्स की फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, कार्बोनेट्स की फॉर्म में, बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में,
कोल की फॉर्म में, पेट्रोलियम की फॉर्म में, वहीं 0.33% कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कार्बन पाया जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कार्बन एट लास्ट क्या है, एक नॉन मेटल है। कार्बन एक नॉन मेटल है। आप मेटल नॉन मेटल पढ़ के आए हैं अभी, तो आपको पता है कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कार्बन से आगे की बातें करेंगे। देख लीजिए आप इसको एक बार। होप आपने इसको देख लिया होगा। चलिए मैं अब इसको रब कर देता हूँ। इसके बाद जब ये वाला सारा पार्ट हमारा हो जाता है, यानी बेसिक जानकारी कार्बन की हमें मिल जाती है, तो हम अब डिस्कशन में लाने वाले हैं बॉन्डिंग इन कार्बन। बॉन्डिंग इन कार्बन, यानी बॉन्डिंग इन कार्बन की बात करते हैं तो क्या होगा कि कार्बन में बॉन्डिंग कैसे होती है और क्या होता है। तो हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, बॉन्डिंग इन कार्बन। बॉन्डिंग इन कार्बन। अब जो बॉन्डिंग इन कार्बन से पहले कि एक्चुअल में कार्बन में बॉन्डिंग होती है, तो कार्बन के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हमने अभी अभी डिस्कशन में लाया कि कार्बन एक नॉन मेटल है और जिसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4। अब बॉन्डिंग करने के लिए आप लोगों को पता है, अभी पीछे भी आपने लास्ट वीडियो में भी आपने आयोनिक बॉन्डिंग करना सीखा था। तो एक्चुअल में बॉन्डिंग क्यों होती है, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। तो बॉन्डिंग के रीज़न क्या होते हैं, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, रीज़न फॉर बॉन्डिंग। तो रीज़न, ठीक है, रीज़न फॉर बॉन्डिंग, दो एलिमेंट आपस में बॉन्ड कब बनाते हैं। तो रीज़न फॉर बॉन्डिंग का सबसे बड़ा रीज़न होता है टू अचीव नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि कोई भी एलिमेंट अगर बॉन्ड बनाता है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि वो स्टेबल होना चाहता है। और स्टेबल वो कब होता है, जब उसका आउटर मोस्ट वाली शेल कंप्लीट हो जाती है। जब किसी एलिमेंट की आउटर मोस्ट वाली शेल कंप्लीट हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। और स्टेबल हो जाता है या हम कहें कि वो नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है। तो नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बॉन्डिंग करता है कोई एलिमेंट, और या फिर हम कहें कि टू गेट स्टेबल, अपने आप को स्टेबल करने के लिए या स्टेबिलिटी लेने के लिए बॉन्डिंग करता है। अब बारी आती है कि बॉन्डिंग कैसे होती है। तो मैंने अभी आपको लास्ट क्लास में आयोनिक बॉन्डिंग सिखाई थी। आयोनिक बॉन्डिंग के केस में मैंने आप लोगों को बताया था कि जनरली आयोनिक बॉन्डिंग जब एक मेटल दूसरी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करती है तब कौन सी बॉन्डिंग होती है। तो जो बॉन्ड बनते हैं वो कौन से होते हैं, आयोनिक बॉन्ड। जो बॉन्ड बनते हैं वो आयोनिक बॉन्ड होते हैं। और जो कंपाउंड बनते हैं, इन बॉन्ड के बनने के बाद जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो कौन सा कंपाउंड कहलाएगा, आयोनिक कंपाउंड। वो कंपाउंड कहलाएगा आपका आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये लास्ट क्लास में हम लोग सीख चुके हैं कि एक मेटल दूसरे इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है स्टूडेंट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब आयोनिक बॉन्ड बनते हैं तो वहाँ क्या होता है, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है। मीन्स मेटल क्या करती है, मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन, इट लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, यानी मेटल क्या करती है, इलेक्ट्रॉन लूज करती है। और वहीं नॉन मेटल क्या करती है, गेन इलेक्ट्रॉन, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन को गेन करती है। मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव चार्ज ले लेती है, वहीं नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव चार्ज ले लेती है। और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक बॉन्ड फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, और जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। ये तो हुई आयोनिक कंपाउंड की बात। यानी आयोनिक कंपाउंड में क्या होता है, स्टेबिलिटी लेने के लिए इन शॉर्ट प्रोसेस क्या होती है, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होते हैं, मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज करती है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करती है। लेकिन ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। अब हम बात कर रहे हैं कार्बन की, क्योंकि कार्बन क्या है, तो कार्बन एक नॉन मेटल है। और एक जनरली जब कार्बन नॉन मेटल है तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी बन सकती है क्या, वो आप देखते हैं। देखिए अब कार्बन नॉन मेटल है और इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है, ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है। अब इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। अब फोर्स के साथ, इस कार्बन के साथ दो प्रोबेबिलिटी हैं, दो कंडीशंस हैं। वो क्या, कि अगर ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, अगर कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके 2,4 कॉन्फ़िगरेशन से कार्बन जब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये क्या हो जाएगा, C4 पॉजिटिव, और 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे। तो वो क्या बन जाएगा,
C4 पॉजिटिव। एक प्रोबेबिलिटी तो ये है कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो कार्बन की फर्स्ट शेल कंप्लीट हो जाती है और ये स्टेबल हो जाता है, हीलियम गैस का कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर इसको कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं, 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका आउटर मोस्ट फुलफिल भी हो जाएगा। और अगर इसे 4 इलेक्ट्रॉन मिले तो इनमें 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन करेगा तो क्या होगा, तो ये C4 नेगेटिव बन जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन जब गेन करते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है, तो कितना नेगेटिव चार्ज आएगा, C4 नेगेटिव। तो ये अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो C4 नेगेटिव बन जाएगा। और इसके पास जब ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये C4 पॉजिटिव बन जाएगा। C4 पॉजिटिव का मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसकी स्ट्रक्चर ये रह जाएगी, केवल फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो होगा क्या, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में थे, 4 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में थे, और सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इसने और गेन कर लिए, तो सेकंड शेल में कितने हो गए, 8। तो एक प्रोबेबिलिटी ये है कि कार्बन C4 नेगेटिव फॉर्म कर सकता है और कार्बन C4 पॉजिटिव फॉर्म कर सकता है। तो वो क्या करता है, अब बारी आती है कि वो C4 नेगेटिव बनेगा या C4 पॉजिटिव बनेगा। दोनों तो नहीं बन सकता, काम तो एक ही होगा, एक बार में एक ही काम हो सकता है, तो कौन सा। तो स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी दोनों है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और C4 पॉजिटिव बन जाए, वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले और C4 नेगेटिव बन जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी से काम नहीं चलता। इट मीन्स ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर पाता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर पाता है। तो ये क्या करता है, अब देखिए, ना लूज कर पाता है ना गेन कर पाता है। देखिए अगर ये लूज करेगा, मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास मेटल और नॉन मेटल में कि अगर कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसका मतलब वो मेटेलिक नेचर दिखाएगा। मेटल का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, तो ये मेटल तो है नहीं, तो ये C4 पॉजिटिव क्यों बनाएगा जब ये मेटल नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करेगा। अब हमने कहा ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, लेकिन ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं करता है। तो ये क्या करता है, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी नहीं कर रहा है, C4 नेगेटिव भी नहीं बना पा रहा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर रहा है, C4 पॉजिटिव भी नहीं बना पा रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्यों ये C4 पॉजिटिव नहीं बना पा रहा है स्टेबल होने के लिए, और ये क्यों C4 नेगेटिव नहीं बना पा रहा है स्टेबल होने के लिए। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में कई बार पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका रीज़न बताता हूँ आपको। इसका रीज़न की जब हम बात करते हैं तो इसका रीज़न क्या होता है वो देखते हैं। देखिए अब मैं पहले बता रहा हूँ कि ये C4 नेगेटिव क्यों नहीं बनाता है, ये C4 नेगेटिव क्यों नहीं बनाता, यानी 4 इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, तो इसका रीज़न है इट कुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस, इट कुड बी डिफ़िकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विद 6 proton hold 6 proton to hold on the 10 electrons, यानी इन शॉर्ट कार्बन की स्ट्रक्चर ये है जहाँ न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब हमें पता है कि एक न्यूट्रल एलिमेंट है तो न्यूट्रल एलिमेंट में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन्स कितने हैं 6, इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं यहाँ पर 6, प्रोटॉन्स यहाँ पर हैं 6 और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं 6। अब अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो हमने क्या लिखा, इट कुड बी डिफिकल्ट, ये बहुत डिफिकल्ट होगा फॉर द न्यूक्लियस के लिए विद 6 प्रोटॉन टू होल्ड द 10 इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये बड़ा मुश्किल काम है कि 6 प्रोटॉन्स, अभी 6 प्रोटॉन ने कितने इलेक्ट्रॉन होल्ड किए हुए हैं, 6 प्रोटॉन ने 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड किए हुए हैं, लेकिन 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता। अगर 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाए यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10, और प्रोटॉन्स तो कभी चेंज नहीं होते, तो प्रोटॉन्स कितने रहेंगे 6। तो कभी भी 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, गेन नहीं कर सकते। 6 प्रोटॉन को के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना, फोर्स लगानी उन पे इम्पॉसिबल है। तो इसलिए C4 नेगेटिव नहीं बनता। ये आपके बोर्ड में पूछा जाता है, वाई कार्बन डू नॉट फॉर्म C4 नेगेटिव। ठीक है, तो C4 नेगेटिव क्यों नहीं बनता नॉन मेटल होते हुए भी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन क्यों नहीं करता, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं गेन कर सकता। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं गेन कर सकता क्योंकि इसके प्रोटॉन्स, इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करते कभी भी। ठीक है, तो ये फर्स्ट रीज़न है। अब दूसरा रीज़न की बात आती है, यानी हमारे पास आता है सेकंड रीज़न। सेकंड रीज़न है कि ये C4 नेगेटिव तो नहीं बना, तो ये C4 पॉजिटिव क्यों नहीं बना भाई, जरा इसकी बात करें। तो C4 पॉजिटिव का रीज़न होता है इट वुड require a large amount
of energy, it would require a large amount of energy to remove 4 electrons, to remove 4 electrons। यानी होता क्या है कि अगर कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं, तो देखिए कंसेप्ट ये होता है कि अगर किसी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, निकल रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन से या उस एटम से इलेक्ट्रॉन तब निकलेंगे जब हम उसको एनर्जी देंगे, जब हम उसको हीट करेंगे तो एनर्जी देंगे। तो होता क्या है कि इट वुड रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। अगर कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं, यानी ये इसकी न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है और ये सेकंड शेल है, तो सेकंड शेल से ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकालने तो हमें बहुत बड़े अमाउंट में इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें बहुत बड़े अमाउंट में क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। और इतनी एनर्जी ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, इतनी एनर्जी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये C4 पॉजिटिव भी नहीं बनाता है। इस स्टेटमेंट को अगर मैं पूरा करूं तो इसको हम कह सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ तक हो गया, रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स, आगे होगा लीविंग बिहाइंड द कार्बन एटम, लीविंग बिहाइंड द कार्बन cations with 6 protons in its nucleus, 6 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस। यानी 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत बड़े अमाउंट में एनर्जी हमें इसे देनी पड़ेगी। लीविंग बिहाइंड द कार्बन कैटायंस विद 6 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, यानी अब इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स ऑलरेडी पहले ही हैं, पॉजिटिव चार्ज है, और इसको निकालने के लिए, बाहर वाले 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, बहुत बड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी। और बहुत बड़ी एनर्जी देने के बाद 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल भी गए तो ये उस एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये 6 प्रोटॉन्स उस एनर्जी को, इतनी बड़ी एनर्जी को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। और अगर ये इतनी बड़ी एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो ये इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स को नहीं जाने देगा, जिसकी वजह से C4 पॉजिटिव नहीं बन पाएगा। तो इन शॉर्ट कार्बन जो है ना तो C4 पॉजिटिव फॉर्म करता है और ना ही C4 नेगेटिव फॉर्म करता है। दोनों के रीज़न ये हैं, बोर्ड में कई बार पूछा जाता है कि वाई कार्बन डू नॉट फॉर्म C4 पॉजिटिव एंड C4 नेगेटिव। मीन्स ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न ये है कि पहला 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है क्योंकि न्यूक्लियस इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकता है, 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाते हैं। C4 पॉजिटिव नहीं बना पाता तो उसका रीज़न है कि 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए कार्बन से बहुत बड़ी एनर्जी देनी पड़ती है और वो एनर्जी प्रोटॉन्स गेन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये C4 पॉजिटिव भी फॉर्म नहीं करते हैं, ये C4 नेगेटिव भी फॉर्म नहीं करते हैं। मीन्स ना इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि जब ना तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन को ये गेन करते हैं तो करते क्या हैं। तो बच्चों ना तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं ना ही ये गेन करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग। क्या करते हैं ये, म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब जितने किसी को दिए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो ये एक्चुअल में ये म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, किसकी, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब करते हैं तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो बॉन्ड्स बनते हैं, जो बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं स्टूडेंट, म्यूचुअल शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन थ्रू जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं उनको बोला जाता है कोवलेंट बॉन्ड्स। उनको क्या बोला जाता है स्टूडेंट, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड के बाद बनने के बाद जो कंपाउंड फॉर्म होता है, कोवलेंट बॉन्ड बनने के बाद जो कंपाउंड फॉर्म होता है उस कंपाउंड को बोला जाता है कोवलेंट कंपाउंड। क्या बोला जाता है स्टूडेंट, कोवलेंट कंपाउंड। तो इट मीन्स हम ये इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड। कार्बन जनरली क्या बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड फॉर्म करता है। और कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं, बाय म्यूचुअल शेयरिंग, या फिर हम इसे कह सकते हैं इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू नॉन मेटल्स। टू नॉन मेटल्स कौन सी, एक कार्बन और एक दूसरी
नॉन मेटल, कोई दूसरी नॉन मेटल, कार्बन भी नॉन मेटल है और उसके बाद कोई दूसरा नॉन मेटल के बीच में क्या होती है, बराबर की म्यूचुअल शेयरिंग होती है, बराबर की साझेदारी होती है, जिसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। आप इसको देखिए, फिर मैं कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, डेफिनेशन और कितने तरीके के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो कवर करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब आगे बात करते हैं, आगे की बात करेंगे तो हम लोगों ने ये तो देख लिया कि ये म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, और जब म्यूचुअल शेयरिंग यानी इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो उन बनने वाले बॉन्ड्स को कोवलेंट बॉन्ड बोला जाता है, और कोवलेंट बॉन्ड के बाद जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको कोवलेंट कंपाउंड बोला जाता है। तो पहले अब डेफिनेशन लिखते हैं, और डेफिनेशन कवर करने के बाद कोवलेंट कंपाउंड कितने तरीके के होते हैं और बॉन्ड्स कितने तरीके के होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए डेफिनेशन कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन कवर करते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है पहले इसको समझते हैं, डेफिनेशन से समझते हैं, फिर एक्चुअल में क्या होता है वो भी समझते हैं। तो हम कहेंगे द फोर्स ऑफ अराइजिंग ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between the two atoms, दो एटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग के करने से जो भी फोर्स लगती है उस फोर्स को क्या बोला जाता है, कोवलेंट बॉन्ड। उस फोर्स को क्या बोला जाता है बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, तो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं क्या, तो कोवलेंट कंपाउंड की डेफिनेशन बनेगी when covalent bond is formed by the mutual sharing of electrons, when covalent bond is formed by the mutual sharing of electrons between two known metals, the compound are called as कोवलेंट कंपाउंड। तो जो कंपाउंड बनता है उसको क्या बोला जाता है, कोवलेंट कंपाउंड बोला जाता है। तो इस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट कंपाउंड की डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है, अब एक जनरल मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको कि म्यूचुअल शेयरिंग क्या होती है। सपोज करते हैं हमने एग्जांपल लिया O2 का, ऑक्सीजन का। ठीक है, O2 का फॉर्म करना है। ठीक है, अगर O2 के मॉलिक्यूल को फॉर्म करना है और कोवलेंट बॉन्डिंग बनानी है तो क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग की बात हो रही है, अभी कार्बन की भी करवाऊंगा, अभी ऑक्सीजन से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हुआ क्या होगा कि एक ऑक्सीजन एटम, दूसरा ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 2 6, आउटर मोस्ट वाली शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए। इसकी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता होना चाहिए कि बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन्स पार्ट करते हैं, हमेशा आउटर मोस्ट वाले। तो आउटर मोस्ट वाले पार्ट करते हैं, तो क्या होगा, इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए, 2। इसको अपना आउटर मोस्ट फुलफिल करने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है, 2। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसकी ओर कर देगा। जब इसकी ओर कर देगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके कितने हो गए अब ऑक्सीजन के पास, इस वाले के पास 2 4 6 8 इसके हो गए। अब वो कहेगा कि भाई जब तूने मेरा ले लिया तो तू भी अपने इलेक्ट्रॉन बीच में को रख दे। अगर तूने भी अपने इलेक्ट्रॉन इधर बीच में कर दिए तो मैं भी यूज़ कर लूँगा और मेरे भी 8 हो जाएंगे। तो वो क्या करता है, ये वाले इसके इलेक्ट्रॉन 2 इससे वापस ले लेता है। अब इसके पास कितने हो गए, 2 4 6 8। तो दोनों ने ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे, दोनों कॉमन कर दिए। 2 इसने अपने बीच में रख दिए, 2 अपने बीच में रख दिए, दोनों यूज़ कर रहे हैं। और दोनों 2 4 और 4 8, इसके लिए भी 8 हो गए, 2 4 और 4 8, इसके लिए भी 8 हो गए। तो ऐसी बराबर की म्यूचुअल शेयरिंग, इसे बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है बराबर की, इसने इसको कितने दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसने इसको कितने दिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई तो हम कैसे दिखाएंगे, देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो क्या बनता है, डबल बॉन्ड। तो ये जो बनने वाला बॉन्ड है इसको क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। इसको क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड।
और अब ये जो कंपाउंड बना, यानी ये फाइनल क्या बना, अगर मैं इसको कॉम्पैक्ट कर दूं तो ये O2 लिखेंगे, और ये क्या होगा, कोवलेंट कंपाउंड। तो ये क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो इस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं और इस तरीके से कोवलेंट कंपाउंड बनते हैं। अब कार्बन के केस में कोवलेंट बॉन्ड बना के देखेंगे और ये देखेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं। देख लीजिए आप इसको पहले, होप आपने इसको देख लिया होगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स की, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स की, कोवलेंट बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं। तो स्टूडेंट टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। जब हम टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड 3 तरीके के होते हैं। पहला सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, फर्स्ट को बोलते हैं हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सेकेंड बॉन्ड को बोलते हैं हम डबल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड। और थर्ड टाइप का बॉन्ड जो होता है वो होता है हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब 1 बाय 1 हम कार्बन के केस में देखते हैं, कहीं भी किसी भी नॉन मेटल के बीच में देख सकते हैं। बस आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि कोवलेंट बॉन्ड्स ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन 2 नॉन मेटल्स। हमेशा कोवलेंट बॉन्ड 2 नॉन मेटल्स के बीच में ही फॉर्म होते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई भी 2 नॉन मेटल्स हों। और कोवलेंट बॉन्ड्स को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब बराबर की साझेदारी। चलिए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो पहले डेफिनेशन कवर करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हम कहते हैं दोज कोवलेंट बॉन्ड which are formed by between two non metals by mutual sharing of 1 इलेक्ट्रॉन। यानी जब एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो बनने वाला जो बॉन्ड होगा उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे मैंने आपसे कहा कि हम लोग बात कर रहे हैं CH4 के मॉलिक्यूल की, कार्बन के लिए बात कर रहे हैं, तो कार्बन के लिए बात करते हैं तो एक एग्जांपल लेते हैं CH4। अब कार्बन यहाँ पर क्या है, तो सेंट्रल मेटल है। कार्बन को सेंट्रल मेटल का मतलब सेंट्रल एटम है, तो इसको हमने बीच में पुट कर दिया। हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, हमने 4 हाइड्रोजन को यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा कि कार्बन के आउटर कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-4। आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हमने दिखा दिए 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट वाली शेल में। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हमने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये दिखा दिया, या किसी और कलर से दिखा देता हूँ। चलिए हाइड्रोजन का हमने दिखा दिया इस कलर से कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, सब सारे हाइड्रोजन्स के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर होता है। अब हाइड्रोजन, आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन एक एक्सेप्शनल होता है जो अपना डुप्लेट फुलफिल करता है, ऑक्टेट फुलफिल नहीं करता। वो केवल फर्स्ट शेल को कंप्लीट करता है और फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके पास 1 है और 1 उसको चाहिए। तो वो क्या करेगा, वो 1 इस कार्बन से शेयर कर लेगा और कार्बन के डुप्लेट पूरा हो गया। ऐसे ये वाला हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से, इसके कार्बन के ये वाले इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लेगा और हाइड्रोजन के फिर डुप्लेट फुलफिल हो गया। इसी तरीके से ये हाइड्रोजन भी कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और कार्बन का डुप्लेट फुलफिल यानी स्टेबल। और इसी तरीके से हाइड्रोजन लेगा और हाइड्रोजन फिर दोबारा स्टेबल। तो चारों हाइड्रोजन 2-2 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो गए, 1-1 था, 1-1 कार्बन के साथ शेयर कर लिया। अब कार्बन कहेगा भाई तुमने मेरा 1-1 लेके शेयर किया है, मेरे पास भी तो 4 ही हैं। अगर आप लोग 1-1 शेयर यानी अपना अपना बीच में रख दो इलेक्ट्रॉन, तो मैं भी उसे यूज़ कर लूँगा और मेरा भी ऑक्टेट फुलफिल हो जाएगा। तो कार्बन क्या करेगा, हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया था, 1 इससे लेगा, 1 इससे लेगा, 1 इससे लेगा और 1 इससे लेगा। अब आप देखिए कार्बन के रेस्पेक्ट में काउंट करूँ तो कितने, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के पहले ही थे। 1 इससे यूज़ कर रहा है वो, 1 इसका यूज़ कर रहा है, 1 ये वाला और 1 ये वाला, तो टोटल कितने हो गए, 8। हाइड्रोजन का भी डुप्लेट फुलफिल और कार्बन का ऑक्टेट फुलफिल। अब इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, 1-1। तो जब 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो इसको क्या दिखाएंगे, सिंगल बॉन्ड से। यहाँ 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो इसको भी क्या दिखाएंगे, सिंगल बॉन्ड से। यहाँ भी 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो इसको क्या दिखाएंगे, सिंगल बॉन्ड से। और यहाँ भी 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो ये क्या होगा, सिंगल बॉन्ड।
मीन्स जब दो नॉन मेटल्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उसको क्या बोला जाता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर ये भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, 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 और इससे बनने वाला जो कंपाउंड है, ये जो CH4 हमने बनाया, ये क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो इस तरीके से सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कवर हो जाता है। कार्बन के अलावा किसी और की एग्जाम्पल दूँ आपको, तो चलिए एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं हाइड्रोजन का। H2 के मॉलिक्यूल में भी कुछ इसी तरीके का होता है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। इस हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो इसने ये ले लिया, डुप्लेट फुलफिल। इस हाइड्रोजन को इस इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और अपना डुप्लेट फुलफिल कर लिया। कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, 1 1। तो जब एक इसने इसको दिया या इसने इसको दिया, हम कहें कि इन दोनों ने अपने बीच में रख दिए, दो ये भी यूज़ कर रहा है, दो ये भी यूज़ कर रहा है, तो म्यूचुअल शेयरिंग हो गई, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो H सिंगल बॉन्ड H। तो ये बनने वाला बॉन्ड कैसा है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। तो जब भी किन्हीं दो नॉन मेटल्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बोला जाता है। तो ये भी इसका एग्जाम्पल है, ये भी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बात करते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड की। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए मैं आपको इसकी डेफिनेशन कवर करते हैं। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा स्टूडेंट, डबल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन भी ऐसी बनेगी कि दोज कोवलेंट बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय बिटवीन टू नॉन मेटल्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। जब दो दो इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो उसे क्या बोलते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग बात कर रहे हैं, O2 का मॉलिक्यूल ले लिया, O2 का मॉलिक्यूल लूँ तो एक ऑक्सीजन, अभी करके दिखाया था, एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट यानी एटॉमिक नंबर 8 होता है, आउटर मोस्ट में कितना होता है 2 6। दूसरा ऑक्सीजन का भी एटॉमिक नंबर 8 होगा और आउटर मोस्ट क्या होगा 2 6। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 6, दूसरे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 6। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट को फुलफिल करने के लिए 2। इस वाले ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है 2। तो ये क्या करेगा, ये अपने दो उठा के यहाँ रख देगा, ये अपने दो उठा के यहाँ रख देगा और म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे कि भाई तू भी मेरा यूज़ कर ले, मैं तेरा यूज़ कर लेता हूँ, दोनों का काम हो जाएगा। तो क्या हुआ, इसने इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग कर ली और हो गया 8। इसी तरीके से इसने इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली और इसके पास भी हो गए 8। कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, 2 तो क्या कितने बॉन्ड बनेंगे 2। तो ये क्या होंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, डबल कोवलेंट बॉन्ड का। यानी O2 में क्या बनते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ऐसा नहीं है कि O2 में, कार्बन के केस में भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। फिर चलिए एक एग्जाम्पल कार्बन का भी लेते हैं। कार्बन का एग्जाम्पल हम लोग लेंगे यहाँ पर C2H4। अब 2 कार्बन है, बीच में रख दिए, ठीक है, 4 हाइड्रोजन है तो 2 कार्बन इसके तरफ रख दिए कहीं पर और 2 कार्बन कहीं इस कार्बन की तरफ रख दिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ रख दिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ रख दिए और इस तरीके से कवर कर लिया। अब कार्बन के आउटर मोस्ट में तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4, ऐसी 1 2 3 4 कार्बन के हमने रख दिए। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना होता है, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में भी 1 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 1 1 1, ये हाइड्रोजन के हैं। हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इस हाइड्रोजन ने ये इलेक्ट्रॉन लेके डुप्लेट फुलफिल कर लिया, इस हाइड्रोजन ने ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके डुप्लेट फिल कर लिया, इस हाइड्रोजन ने इसका इलेक्ट्रॉन लेके डुप्लेट फुलफिल कर लिया और इस हाइड्रोजन ने इसका इलेक्ट्रॉन, इस वाले कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन लेके डुप्लेट फुलफिल कर लिया। तो हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गए। अब कार्बन की बारी आएगी। इस कार्बन ने क्या किया, भाई मैंने तुझे एक दिया है, तू अपना इधर को रख दे तो मैं भी यूज़ कर लेता हूँ। तो एक इसका यूज़ कर लिया, एक इसका यूज़ कर लिया, कितने हो गए 2 4 6, लेकिन अभी तो कार्बन को करने हैं 8। तो कार्बन के जो 2 इस वाले कार्बन से भी 2 शेयर कर लेगा। तो अब कार्बन के कितने हो गए 2 4 6 8, इस कार्बन के हो गए 8। अब बारी आएगी इस कार्बन की, इसने इसको कितना दिया था 1, तो इससे वापस शेयर करेगा, इससे भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इस कार्बन ने इसको कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं 2, तो इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो बन गया ये सिचुएशन। अब देखो बॉन्ड कैसे बनेंगे। इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है 1 1, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन इस हाइड्रोजन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है 1 1, तो सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है 2 2, तो डबल बॉन्ड। इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 1 1 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड। यहाँ 1 1 इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड। तो इस तरीके से ये हो गया आपका डबल बॉन्ड।
और डबल बॉन्ड कौन सा, डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो जब किन्हीं दो नॉन मेटल्स के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, टू टू इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो इस तरीके से ये हो जाता है। इसके बाद बारी आती है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की। आप इसको देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो अब बारी आती है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की। चलिए, अब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी, उसको क्या बोलेंगे, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर हम डबल की जगह अब इसे क्या कर रहे हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो दोज कोवलेंट बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बिटवीन टू नोन मेटल्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स, तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे N2 का मॉलिक्यूल ले लिया, N2 का मॉलिक्यूल ले लिया, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट, 7, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रे। दूसरे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5। इसको कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए, 5 हैं, 3 चाहिए। इसके पास 5 हैं, 3 चाहिए। तो ये 3 इसके ले लेगा और ये 3 इसके साथ शेयर कर लेगा। जब 3 इलेक्ट्रॉन्स की ये लोग शेयरिंग कर लेंगे, तो इस नाइट्रोजन ने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली इससे, इसके पूरे हो गए 8, 2 और 3 5 और 3 8। अब ये नाइट्रोजन इससे 3 शेयर करेगा। शेयर करने का मतलब होता है एक्चुअल में दोनों अपने इलेक्ट्रॉन बीच में रख देंगे और दोनों कहेंगे दोनों यूज़ कर लो, ठीक है। तो 2 और 3 5 और 3 8, कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है इन दोनों के बीच में, 3 इलेक्ट्रॉन्स की, 3 इसके थे 3 इसके थे। और जब 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो तो ट्रिपल बॉन्ड। तो ये क्या है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। कार्बन के केस में कोई एग्जाम्पल लें, तो हम ले रहे हैं एग्जाम्पल C2H2, C2H2, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन। तो हमने 2 कार्बन रख दिए बीच में, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इस कार्बन की साइड रख दिया, एक हाइड्रोजन इस कार्बन की साइड रख दिया। हमें पता है हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1, तो इसने 1 शेयर कर लिया, हो गया डुप्लेट फुलफिल। इस हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, हो गया फुलफिल, हाइड्रोजन को डुप्लेट फुलफिल हो गया। कार्बन की बारी आती है, इस कार्बन ने इसको कितना दिया, 1, तो 1 लेगा, लेकिन 1 लेने पर 2 हो गए और 3 5। अब इसको कितने रिक्वायरमेंट है, 8 करने की, तो 3 की रिक्वायरमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन वो इस कार्बन से शेयर कर लेगा। अब इस कार्बन से देखो कितने हो गए, 2 और 3 5 और 3 8। अब इस कार्बन की बारी आएगी, इस कार्बन ने इस कार्बन को कितने शेयर करें हैं, 3, तो 3 वापस लेगा वहाँ, यानी शेयर करेगा इसके साथ, 3 और 3 6, तो ये हो गए। इस कार्बन ने इसको कितना दिया है, 1, एक इससे शेयर कर लेगा, तो कितने हो गए, 3 और 3 6 और 2 8, 2 और 3 6 और 3, 2 और 3 5 और 3 8, तो हो गया पूरा। अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, 3 की, तो हमने लिख दिया C ट्रिपल बॉन्ड C। इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में कितने की शेयरिंग हुई है, 1, तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन की, तो सिंगल बॉन्ड। तो आप देखिए ये बन गया ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन के केस में भी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन गया। तो इस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं कार्बन, ना तो C4 पॉजिटिव बनाते हैं और ना ही C4 नेगेटिव बनाते हैं। दोनों के रीज़न मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपको इसका प्रैक्टिस पेपर PDF की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कीजिए। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो मुझसे डिस्कस कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और एक इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।